दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। सोचो कि दुनियादारी शुरू हो और आपको सौरभ द्विवेदी डांस करते हुए दिखाई दें और साथ में गाना गाते हुए, वो आ गया, देखो वो आ गया, और ऐसे करके। लेकिन इसको मैं अपनी सोच तक सीमित रखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं तानसेन और कुछ होते हैं कानसेन। अपन दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं। हमको नहीं पता ऐसी कोई कैटेगरी है या नहीं, पर गढ़ ली। गाने का बहुत शौक है, लेकिन हमारी पत्नी कहती हैं पंडित जी तुमसे ना हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं दुनियादारी, क्योंकि ये तो अभी तक हो रहा है। कभी कभी आपको शुरुआत में गाना सुनवाता हूँ, कविता। आज एक अंग्रेजी की धांसू सी कहावत से दुनियादारी शुरू करते हैं। अ गोल्डन केज इज स्टिल अ केज। पिंजड़ा सोने का हो तो भी पिंजड़ा ही होता है। ये कहानी एक सोने के पिंजड़े की ही मान लीजिए, जिसके भीतर कैद है एक राजकुमारी। खिड़कियों पर लोहे की मोटी सलाखें, धूप का कतरा भी उस तक नहीं पहुंचता। 24 घंटे निगरानी रहती है, पहरेदारों की निगाहें रहती हैं घूरते हुए। सिर्फ एक बाथरूम है जिसके भीतर चौकीदारी नहीं थी, और इस आयरन कर्टन सिक्योरिटी में भी राजकुमारी को मिल गया एक हमदर्द, जिसने चुपके से उसे एक फोन थमा दिया, और इसके सहारे राजकुमारी ने पैगाम पहुंचाया। बाथरूम में खुद को बंद करके उसने अपनी दोस्त को फोन मिलाया और फुसफुसाती आवाज में कहा, मैं एक विला में कैद हूं, यहाँ खिड़कियां तक नहीं खुलती, 24 घंटे मुझ पर नजर रखी जाती है, जाने कितने दिन हो गए ताज़ी हवा तक नहीं मिली। बाथरूम से कॉल कर रही हूँ, ये इकलौता कमरा है जिसका दरवाज़ा बंद करने की मुझे इजाज़त है। मैं बंधक हूँ, गुलाम बना दी गई हूँ, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है। ये किस राजकुमारी की कहानी है? कहाँ कैद हैं वो? किसने उसे होस्टेज बना रखा है? और इस मामले से भारत का कनेक्शन क्या है? विस्तार से बताते हैं। मेरा नाम, जैसा पहले जिक्र किया, सौरभ द्विवेदी, और यह है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किडनैपिंग का जिक्र कर रहे थे, पहले एक आपको उसी से जुड़ी कहानी बता देते हैं। ये साल 2001 के मार्च के महीने की बात है। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज शर नाम की एक जगह है। एक रोज यहां पुलिस स्टेशन में एक फोन आया। कॉलर ने पुलिस को करीब 9 महीने पहले की एक शाम का वाकया बताया। ये वाकया क्या था? अगस्त 2000 की एक शाम का। 19 बरस की एक लड़की थी जो अपने 2 दोस्तों के साथ एक बार में गई, जहां पर शराब मिलती है, भोजन भी मिलता है, संगत भी मिलती है, इससे पहले कि आप जस्साब बन जाए। देर रात तीनों बार से निकले। सड़क पर टहलते हुए वो जा रहे थे, तभी अचानक से एक कार उनके बराबर में रुकी, जैसे फिल्मों में रुकती है। कार के भीतर 4 आदमी थे। उन्होंने उस लड़की को जबरन कार में बिठाया और फिर चारों लड़की को एक पॉश इलाके की इमारत में ले गए। रात भर यहीं रखा गया और अगले रोज एक प्राइवेट जेट में बिठाकर उस लड़की को ब्रिटेन के बाहर ले जाया गया। इस लड़की का नाम था शेख शमशा। कौन थी ये शमशा? किसने उसे अगवा करवाया? शमशा के मुताबिक उनके किडनैपर का नाम है शेख मोहम्मद अल मखतूम। अब ये भाई साहब कौन है? अरबी भाषा का एक शब्द है अमीरात, मतलब एक राजनीतिक भूभाग जहां सत्ता यानी कि राजशाही होती है। अमीरात का राजा कहलाता है अमीर। ऐसी एक यूनिट है संयुक्त अरब अमीरात, शॉर्ट में से कहते हैं यूएई। ये एक अकेला देश नहीं है, 7 अमीरातों का एक ग्रुप है। और इन 7 अमीरातों के नाम क्या हैं? अबू धाबी, शारजाह, अजमान, अमन उल कविन, रास अल खाइमा, फुजाइरा और दुबई। इसमें आपको दुबई पता होगा शॉपिंग के लिए, और शारजाह पता होगा क्रिकेट के लिए। सचिन ने यहीं पे धोया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलेशिया कप में। खैर, यूएई में राजधानी अबू धाबी के बाद सबसे रईस दुबई है। इस रियासत के राजा हैं शेख मोहम्मद अल मखतूम। 70 साल की उम्र है, 6 शादियां की हैं, 25 बच्चे हैं, और इन्हीं 25 में से एक थी वो कन्या जो ब्रिटेन के बार में थी, प्रिंसेस शमशा, जिसे अगस्त 2000 में खुद उनके पप्पा ने ब्रिटेन से किडनैप करवा लिया था।
और ये आखिरी बार नहीं था जब शेख ने अपनी किसी बेटी को किडनैप करवाया हो। अभी ऐसी कई कहानियां होनी बाकी थी और इन्हीं कहानियों का सिरा हमें ले जाता है शमशा की छोटी बहन राजकुमारी लतीफ़ा पर। अब ये क्या कहानी है? इसका पहला चैप्टर लिखा जाता है जून 2002 में। 16 साल की लतीफ़ा एक रोज़ महल से भाग जाती हैं। वो यूएई और ओमान की सरहद पर पहुंचती हैं। इरादा है ओमान पार करके अरब सागर में पहुंचना, फिर किसी छोटी डोंगी में छिपकर दूर निकल जाना। लेकिन उनके वालिद शेख अल मखतूम को लतीफ़ा के भागने की खबर लग जाती है। सारे बॉर्डर पर उनको ट्रैक किया जा रहा था। वो पकड़ी गई। दुबई वापस लाकर उन्हें भेज दिया गया। महल में नहीं, जेल में। तकरीबन 3.5 साल उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी कि निरी अकेली। अब ये बड़ा मुश्किल होता है, आदमी पागल हो जाता है अगर आदमी को ना देखे। ये टॉर्चर उन्होंने झेला और जब तस्दीक हो गई कि उन्होंने अपने सबक सीख लिए तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई मिलती है, आज़ादी नहीं मिलती। वो गज़ल है ना, तेरी जुल्फ़ों से रिहाई तो नहीं मांगी, क्या कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, समथिंग समथिंग। तो इनको भी रिहाई मिली, आज़ादी नहीं मिली। लतीफ़ा अब जेल की जगह 40 कमरों के आलीशान महल में कैद हो गई हैं। 100 नौकर हैं, पहरेदार हैं, उनकी निगरानी में रहती हैं। पैसा हचक के मिलता है पर खर्च करने की आज़ादी नहीं, दोस्त से मिलने की परमिशन नहीं, मर्जी से कहीं जाने की छूट नहीं। यहाँ तक कि उनका जो सपना था डॉक्टर बनने का, उसके लिए पढ़ाई करने की भी इजाज़त नहीं। लेकिन इन्हीं सब के बीच लतीफ़ा की मुलाकात होती है टाइना योहिआइनियन से। फिनलैंड की रहने वाली टाइना फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं। लोगों को कापोएरा भी सिखाती हैं। ये कापोएरा ब्राज़ील का एक पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है। लतीफ़ा को कापोएरा सीखना था। उन्हें ट्रेनिंग देखने के लिए टाइना को हायर किया गया। लतीफ़ा को सिर्फ फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं मिली, टाइना में एक राजदार मिल गई, एक सहेली, सच्ची सहेली। ये सच्ची सहेली का इश्तिहार नहीं है। जो वो किसी से नहीं कह पाती थी, टाइना को बताती थी। लतीफ़ा ने टाइना से कहा, मेरा दम घुटता है, मुझे हर हाल में भागना है और ज़िंदगी नॉर्मल जीनी है। पर सवाल बड़ा था कि इतने सुरक्षा बंदोबस्त को तोड़कर भागें कैसे। इसी हुआपोह में लतीफ़ा को एक नाम सूझा, हर्व ज़ुबैर। इस आदमी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सॉरी, ये बहुत ही बृहद कथा की तरह हो रहा है, कहानी में कहानी है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। हर्व एक ज़माने में फ्रेंच सीक्रेट सर्विस के जासूस थे। नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका चले गए, एक शिपिंग कंपनी बनाई। कुछ बरस के बाद एक शेख के न्योते पर हर्व कारोबार करने दुबई आए। यहाँ वो पर्यटकों के लिए छोटी पनडुब्बियाँ और नाव बनाने लगे। कुछ ही बरस बीते कि हर्व के साथ एक कांड हो गया। अथॉरिटीज़ ने उन पर गबन का इल्ज़ाम लगाया। उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई। हर्व ने कहा, थोड़ी मोहलत दे दो, सारे पैसे चुका दूंगा। ये मोहलत मांगते समय हर्व के दिमाग में एक प्लानिंग थी। वो चुपचाप दुबई से भाग जाने की युक्ति बना रहे थे और इसमें काम आई उनकी जासूसों वाली पुरानी ट्रेनिंग। अपने एक पुराने जासूस मित्र की मदद से उन्होंने फील्डिंग सजाई। फिर मई 2008 में एक रोज़ बुर्का पहनकर वो भाग निकले और इससे पहले कि किसी को भनक लगती, हर्व एक छोटी डोंगी में बैठकर दुबई से रफू चक्कर। हर्व के भागने की कहानी अगर आपको विस्तार में जाननी हो तो आपको उनकी लिखी किताब एस्केप फ्रॉम दुबई पढ़नी चाहिए। सबको चकमा देकर दुबई से यूं भाग जाना मामूली बात नहीं थी। इसीलिए जब लतीफ़ा ने दोबारा भागने की सोची टाइना की मदद से, तो उन्हें हर्व का ख्याल आया, अब गोला पूरा हो गया है। उन्होंने ईमेल भेजकर हर्व से मदद मांगी। कहा, यहाँ से निकलने में आप ही मेरे तारनहार हो सकते हैं। शुरू में हर्व को लतीफ़ा पर यकीन नहीं हुआ। सोचा कहीं ये मुझे धोखे से दुबई बुलाने की साजिश तो नहीं। लेकिन धीमे धीमे लतीफ़ा ने हर्व का भरोसा जीता और फिर वो मदद के लिए तैयार हो गए। हर्व जानते थे कि रातों रात दुबई से भागना मुमकिन नहीं है, बहुत तैयारी की ज़रूरत है। हर्व ने टाइना के मार्फत लतीफ़ा के पास अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड पहुंचवाए ताकि वो सिक्योरिटी लाइन पर लतीफ़ा से बात कर पाए। फिर उन्होंने टाइना की मदद से लतीफ़ा को स्कूबा डाइविंग में ट्रेन करवाया। साथ साथ स्कूबा डाइविंग बता दें, वो जो ज़िंदगी में ना मिलेगी दोबारा में घुसते हैं पानी के भीतर, वही होता है। साथ साथ दुबई के बाहर लतीफ़ा के सीक्रेट ट्रांसफ़र की तैयारियां भी चलती रही। मतलब एक तरफ राजकुमारी पानी में गोते की ट्रेनिंग और दूसरी तरफ दूसरी तैयारियां। इसके खर्चों के लिए लतीफ़ा ने हर्व को तकरीबन 3 करोड़ रुपए भिजवाए। फिर हर्व ने ओमान में एक ऑडी कार खरीदी, उसे मॉडिफाई किया और कार में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनवा दिया। कहीं पक्का छज्जे अज्जे के नीचे नहीं, ऊपर वाला छज्जा नहीं, नीचे वाला जो छज्जा होता है, जो नीचे के इंजन के लिए छज्जा है, वहीं पर कुछ बनवाया होगा। लतीफ़ा और टाइना जब दुबई क्रॉस करके ओमान आए तो वहाँ से समंदर तक कैसे पहुँचें, इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी ताकि पकड़ी ना जाए। महीनों तैयारी चली और फिर प्लानिंग पर अमल की एक तारीख तय हुई।
डी डे 24 फरवरी 2018। इस रोज हर्व अपनी नाव लेकर ओमान के पास इंटरनेशनल वाटर में पहुंच चुके थे। उधर दुबई में लतीफ़ा और टाइना कैफे जाने के बहाने महल से निकली। दोनों को रात 10 बजे तक लौट आने की ताकीद मिली थी। लतीफ़ा के ड्राइवर ने उन्हें कैफे के बाहर ड्रॉप किया। पार्किंग में गाड़ी लगाकर इंतजार करने लगे। दोनों लड़कियां कैफे के अंदर गईं, कपड़े बदले, फोन फेंका और पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर आईं। यहाँ एक कार पहले से उनका इंतजार कर रही थी। इसमें बैठकर दोनों दुबई की सीमा पार करके ओमान पहुंच गईं और यहाँ सीक्रेट कंपार्टमेंट वाली ऑडी में बैठकर समुद्र तट पर पहुंची। यहाँ पर एक छोटी डोगी में बैठकर दोनों इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ बढ़ी, वहाँ जहाँ हर्व अपनी नाव लिए उनका इंतजार कर रहे थे। तीनों को लगा अब इंटरनेशनल बॉर्डर में है, समुद्री सीमा किसी देश की नहीं है, दुबई की पहुंच से दूर हैं, तो मिशन पूरा हो गया। पर सस्पेंस यहाँ से शुरू होता है। लतीफ़ा जब बहुत खुश थी और जब नाव में लगे सैटेलाइट सिस्टम से उन्होंने देखा कि वो सुरक्षित हैं, तो माँ और बहन को संदेश भेजा। क्या संदेश? अलविदा। लेकिन क्या एक क्रूर पिता से बच पाना लतीफ़ा के लिए इतना आसान था? हर्व, लतीफ़ा और टाइना तीनों को अभी करीब 1 हफ्ते तक समंदर में रहना था। अरब सागर पार करते हुए उनकी पहली मंजिल थी हमारा भारत और फिर यहाँ से अमेरिका। ये कमोबेश वही रूट था जिस रास्ते मई 2008 में हर्व दुबई से भागा था। दोबारा वही रूट पकड़ना उन तीनों के लिए बड़ी गलती साबित होने वाला था। 4 मार्च 2018 की बात है। लतीफ़ा को दुबई से भागे 8 दिन हो चुके थे। उनकी नाव भारत के पश्चिमी तट के पास इंटरनेशनल वाटर में थी और यहाँ से आगे बढ़ते तो कुछ घंटों में वो गोवा पहुँच जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों ने देखा थोड़ी दूरी से 3 सफ़ेद जहाज़ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीनों भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज़ थे। एक चौथा जहाज़ भी था जिस पर यूएई का झंडा लगा था। इन 4 जहाज़ों के अलावा आसमान में 2 हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहे थे। लतीफ़ा नज़र में आ चुकी थी। उन्होंने फौरन राधा स्टर्लिंग नाम के एक वकील को मैसेज किया, लिखा प्लीज़ हेल्प, देयर आर मैन आउटसाइड, यानी मेरी मदद करो, बाहर कुछ लोग आ गए हैं। लतीफ़ा क्या मदद मांग रही थी राधा से? दरअसल राधा के पास लतीफ़ा का एक वीडियो था। लतीफ़ा ने ये वीडियो एडवांस में राधा को भेजा था, इस ताकीद के साथ कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो राधा ये वीडियो पब्लिक कर दे। 4 मार्च 2018 की उस रात तकरीबन 11 बजे जब लतीफ़ा का मैसेज मिलने के बाद राधा ने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। इसमें लतीफ़ा कुछ कह रही थी। क्या? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो मैं मर चुकी हूँ या बहुत 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 बुरी हालत में हूँ। उस रात क्या हुआ था लतीफ़ा के साथ, ये कहानी दुनिया को सुनाई हर्व और टाइना ने। उनके मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडो उनकी नाव पर चढ़े। उन्होंने लतीफ़ा को पकड़ा। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, कहती रही प्लीज़ तुम चाहे मुझे गोली मार दो लेकिन दुबई वापस मत ले जाओ। लतीफ़ा ने यह भी कहा कि वो इंटरनेशनल वाटर में हैं, भारत से शरण मांगना चाहती हैं, उन्हें जबरन वापस भेजना गैर कानूनी है। इसके बावजूद कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें यूएई सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। वो पहले हेलीकॉप्टर और फिर प्राइवेट जेट में बिठाकर दुबई ले गए लतीफ़ा को। उधर यूएई अथॉरिटीज़ ने हर्व और टाइना के साथ भी मारपीट की। करीब 2 हफ्ते तक अरेस्ट रहने के बाद उन्हें रिहाई मिली। उस रात के बाद तकरीबन 1 साल तक लतीफ़ा की खबर नहीं आई। फिर आया 2019 का साल। टाइना परिवार से मिलने फिनलैंड गई थी। यहाँ एक रोज़ मार्केट में एक अजनबी उनके पास आया और उसने टाइना से कोडवर्ड जैसा एक सवाल पूछा। कहा लतीफ़ा को कापोएरा सिखाते हुए तुमने उनका क्या निकनेम रखा था? टाइना का जवाब सुनकर उस अजनबी ने उन्हें एक फ़ोन थमा दिया, क्योंकि कन्फर्म हो गया था कि ये वही बंदी है। उस फ़ोन पर घंटी बजी, उठाया तो आवाज़ आई, हेलो मैं लतीफ़ा। आपको एपिसोड की शुरुआत याद है जब एक राजकुमारी कैद में थी, बाथरूम में छिपकर सहेली को फ़ोन करती थी। वो राजकुमारी लतीफ़ा थी। वो वीडियो कॉल पर टाइना को अपनी दुर्दशा बताती थी। टाइना इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेती थी, ये सोचकर कि शायद कभी ज़रूरत पड़े। और बीते रोज़ यानी 16 फरवरी 2021 को टाइना के रिकॉर्ड किए वो वीडियो पब्लिक हो गए। टाइना ने खुद ये वीडियो बीबीसी को दी। उसका कहना था कि महीनों से उनका लतीफ़ा से संपर्क नहीं हो रहा। आशंका है कि शायद लतीफ़ा का फ़ोन पकड़ा गया, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। इसलिए ये वीडियो दुनिया को देखने चाहिए ताकि यूएन समेत बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ तो सुध लें लतीफ़ा की। टाइना ने बीबीसी को जो वीडियो दिए उनमें लतीफ़ा खुद अपनी आपबीती सुना रही है। वीडियो के कुछ मुख्य अंशों का सारांश हम आपको बता देते हैं। पहला अंश, मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के लिए डरती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊँगी कि नहीं। पुलिस कहती है, धमकाती है, कहते हुए कि मुझे जीवन भर जेल में रखा जाएगा, मैं सूरज की रोशनी तक नहीं देख सकूँगी।
दूसरा अंश सुनिए। मेरे लिए ये सीधी सी बात है, या तो मैं आज़ाद हूं या नहीं हूं। दुनिया को जानना चाहिए कि मुझे किस तरह कैद में रखा गया है। इन वीडियोस में लतीफ़ा ने 4 मार्च 2018 की भी कहानी सुनाई। क्या है ये कहानी? मैं लड़ रही थी उनसे, उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था। फिर एक आदमी मेरे पास आया, उसने अपने पास से एक सिरिंज निकाली और मेरी बाह में इंजेक्शन लगा दिया। मुझे भारत के एक मिलिट्री जहाज़ पर ले जाया गया। मैं कहती रही कि मुझे दुबई नहीं जाना, मुझे शरण चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे यूएई कमांडोज के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने मुझे बहुत पीटा। मैंने एक कमांडो की बाह में खूब जोर से दांत काटा। फिर उन्होंने मुझे ट्रैंकुलाइजर यानी शांत करने वाला इंजेक्शन लगाया और दुबई वापस ले गए। तब से मुझे अकेले कैद में रखा गया है। आज़ाद होने की मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। मैंने कोई अपराध किया हो तो केस चलाओ मुझ पर, ट्रायल दो मुझे। यहाँ पर उनका बयान खत्म होता है। लतीफ़ा के प्रसंग में अपनी भूमिका पर भारत ने कभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया। जब मामला उछला तो यूएई की तरफ से सफाई आई कि लतीफ़ा को किडनैप नहीं, रेस्क्यू किया गया था। इस पर यूएन ने कहा, हमें लतीफ़ा के जिंदा होने का सबूत दो। ये सबूत देने के लिए शेख अल मखतूम ने एक और साजिश रची। इसमें मददगार बनी शेख की 6वीं बीवी हया, वही हया जो कुछ महीने बाद खुद दुबई से भाग गई। ब्रिटेन में अपने पति पर मुकदमा किया भागने के बाद और कहा कि शेख उन्हें मरवाना चाहते थे। लेकिन लतीफ़ा वाले प्रसंग के समय हया अपने पति की टीम में थी। ये बात दिसंबर 2018 की है। एक रोज हया लतीफ़ा से मिलने आई, कहा कि तुमको इम्तिहान देना होगा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी, अगर तुमने ठीक बर्ताव किया तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस वादे के साथ हया लतीफ़ा को मिलवाने लाई मैरी रॉबिन्सन से। मैरी आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति हैं और यूएन की हाई कमिश्नर भी रह चुकी हैं। खास इस मुलाकात के लिए 15 दिसंबर 2018 को मैरी को दुबई बुलवाया गया। हया लंच के बहाने लतीफ़ा को उनसे मिलवाने लाई। इस मीटिंग में मैरी ने किताब, पर्यावरण, अलाना फलाना तमाम मुद्दों पर बात की। फिर लतीफ़ा के साथ तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन एक बार भी उनका हालचाल नहीं पूछा। मीटिंग का एजेंडा सामने आया 9 दिन बाद, जब मैरी के साथ बैठी लतीफ़ा की तस्वीरें पब्लिक हुई और इन्हें पब्लिक किया यूएई ने, दुनिया को यह बताने के लिए कि कन्या राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। और इस प्रोपेगेंडा के पीछे असली साजिश इसकी थी। हया ने मैरी से कहा था कि लतीफ़ा को एक मानसिक बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर। मैरी ने अभी तोते की तरह दुनिया के आगे ये दोहरा दिया, कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, उनकी वीडियोस पर मत ध्यान दो, परिवार बहुत प्यार से उनका ख्याल रख रहा है। मैरी को अब अपने उस बयान पर अफसोस है। वो कहती हैं कि वो अनजाने ही प्रोपेगेंडा का शिकार बन गई। इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ है कि पावर का कैसे बेजा फायदा उठाया जाता है। शेख अल मखतूम ने अपनी बेटियों के साथ जो किया, जो कर रहे हैं, वो सरासर अपराध है। कोई आम इंसान ये करता तो शायद जेल में होता, लेकिन शेख मखतूम खुद शासक हैं, ताकतवर हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं, उनके लिए कोई सज़ा नहीं। दुनिया चुपचाप देख रही है लतीफ़ा की दुर्दशा, मदद की उनकी अपील। सिर्फ मानवाधिकार संगठन और इंटरनेशनल मीडिया की रफ्तों में थोड़ी बहुत जगह मिल रही है। शायद वो कहावत ही गलत है कि ग्रेट पावर अपने साथ कोई जिम्मेदारी नहीं लाती, ये आपके अपराध ढकने का जरिया भर बन जाती है। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी साउथ कोरिया से। उसने अपने पड़ोसी नॉर्थ कोरिया पर चोरी का इल्जाम लगाया। आरोप है कि नॉर्थ कोरिया ने साइबर हैकिंग से कोविड वैक्सीन का डेटा चुराने की कोशिश की। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी एनआईएस, उसने संसद की इंटेलिजेंस कमेटी को इस वारदात की पूरी जानकारी दी। इस प्रसंग पर साउथ कोरिया में भी एक घरेलू विवाद शुरू हो गया। कमेटी के एक सांसद हैं हा ताई कियोंग। उनका दावा है कि एनआईएस ने खास फाइजर कंपनी के रिसर्च डेटा का जिक्र किया, जबकि एनआईएस फाइजर का नाम लेने से इनकार कर रही है और अब इसे लेकर हा फेसबुक पर एनआईएस से लड़ रहे हैं। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। यहां बर्फीले तूफान के चलते हालात खराब हैं। तेज हवा, बर्फबारी, इसके चलते कई जगह पावर ग्रिड फेल हो गई और 50 लाख से अधिक की आबादी अंधेरे में है। यानी एक तरफ हाड़ कपा देने वाली ठंड है, दूसरी तरफ बिजली नहीं है, जिसके चलते अब तक 21 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुछ घर के भीतर ठंड से ठिठुर कर मरे, कुछ कार में हीटर चलाकर बैठे थे और दम घुटने से मर गए, और कुछ घर के भीतर आग तापते हुए जलकर। खराब मौसम का असर कोरोना वैक्सीनेशन पर भी हो रहा है। आशंका है कि स्टोरेज में टेम्परेचर मेंटेन न होने से कहीं वैक्सीन खराब ना हो जाए, इसलिए कई जगहों पर प्रशासन तूफान के बीच भी लोगों को खोज कर वैक्सीन लगा रहा है। तीसरी सुर्खी ब्रिटेन से। उसने कोरोना वैक्सीनेशन के मद्देनजर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। प्रस्ताव है कि सोमालिया, साउथ सुडान और यमन जैसे युद्ध प्रभावित देशों में फिलहाल संघर्ष विराम लागू हो, ताकि स्थानीय आबादी को वैक्सीन लगाई जा सके। ब्रिटेन का कहना है कि अगर ये ना किया गया तो वायरस और म्यूटेट होगा, नए स्ट्रेन सामने आएंगे, जिस पर शायद मौजूदा वैक्सीन बेअसर रहे
और इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। हालांकि एक उलझन भी है इसमें, सीज फायर हो भी जाए तो गरीब देशों को फिलहाल वैक्सीन मिलेगी कहां से? वैक्सीन सप्लाई पर तो ब्रिटेन समेत बाकी अमीर देश कब्जा जमाए बैठे। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।